हाँ बच्चों, तो आप शांत हो जाइए। बाकी चलिए, हम नहीं बोलेंगे यार, हम याद के लिए रहते हैं। चलिए, नहीं बोलना है। आप लोग शांत हो जाइए। हम बोले ना कि नहीं, चलिए क्लास पर चलते हैं ना। हाँ, तो आ जाइए अपने क्लास पर। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश रीडर का चैप्टर, वाह, इंग्लिश रीडर का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है क्वालिटी। ठीक, बढ़िया कहानी है, ये भी पढ़ेंगे। ऐसे हमको तो इसको खत्म करना था एक ही क्लास में, लेकिन कल तनी सुने फंक्शन में चले गए, लिखने का हमको मौका नहीं मिला उतना, तो हम आधे लिखे हैं। आधा आज, आधा अगले क्लास में आराम आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो 17 को पेज ऐसी है कि है थोड़ी में ज्यादा कुछ। तो चलिए क्लास शुरू करें। चैप्टर के नाम हम लोगों को क्या है? क्वालिटी। ठीक, मतलब गुणवत्ता। और इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉन गल्सवर्दी। ठीक, इनके द्वारा ये लिखा गया है। इस कहानी में एक जूते बनाने वाले के बारे में बात की गई है। ठीक, उसके जूते बनाने के जो तरीके हैं, जो क्वालिटी होता है, उसके बारे में इस कहानी में बात है। इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम क्या है? क्वालिटी है। ठीक, तो आ जाइए चैप्टर पर। चैप्टर पर आने से पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑथर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक, कौन है, क्या है, कैसा है। चलिए देखिए, जॉन गल्सवर्दी, गड़बड़ है, ये गड़बड़ है बाबा। जॉन गल्सवर्दी born in 1867 and died in 1933। ये इनका जन्म और ये इनका मरण। ठीक, एजुकेटेड एट द हैरो, बिगैन टू राइट एट द एज ऑफ 28 फॉर हिज ओन अचीवमेंट। अब देखो, कहा जाता है कि जॉन गल्सवर्दी हैं, उनका जन्म 1867 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1933 में हुई है। ये जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े उसका नाम है हैरो यूनिवर्सिटी, वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। और इन्होंने लिखने का जो काम है वो 28 ईयर्स के एज में, यानी 28 साल की उम्र से ये लिखना शुरू किए। और शुरुआत में जो ये लिखते थे वो ये अपने आनंद के लिए, अपने लिए लिखते थे। ठीक, ऐसे ही लिखना शुरू किए। He considered the island phrases 1904 was his first important work। और ये कहते हैं कि इनका जो है आइलैंड फेरिसेस नाम के जो कहानी है, जो काम ये किए हैं, जो कि 1904 में लिखे हैं, ये इनका सबसे पहला इम्पोर्टेंट वर्क है। यानी बढ़िया, जो मानते हैं कि हम बेहतर लिखे हैं। जहाँ से हमको होता है ना कि हम लिख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम लिखते हैं लेकिन हमको खुद लगता है कि ये सही उतना मज़ेदार नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो खुद को अच्छा लगता है, दुनिया को लगे या ना लगे, हमको अच्छा लग रहा है, हम लिख देते हैं। ठीक, उस पर भी हमको एक शायरी लिखना है, अभी लिखे नहीं है, दिमाग में चल रहा है कि हमको अच्छा लग रहा है, दुनिया के ना लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, ऐसे टेम्पोररी एक लिखा हुआ है लेकिन उसमें हमको गुज बम्प नहीं मिल रहा है, उसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है, अलग तरीके से लिखना है। ठीक, तो इनको जो लगा कि मेरा जो पहला इंपॉर्टेंट वर्क है वो यही वाला है जो 1904 में लिखे हैं। एज अ नॉवलिस्ट, ग्लासवर्दी इज चीफली नोन फॉर हिज द फॉरेस्टी सांगा। अब देखो, ये उपन्यास भी लिखते थे, इसलिए उपन्यासकार भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं। और इनका जो सबसे बढ़िया उपन्यासकार है वो ये वाला है, द फॉरेस्टी सागा जो है इनका सबसे बढ़िया वाला उपन्यास है। ही रोट अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेज। इसके अलावा इन्होंने कई सारे नॉवेल, उपन्यास, छोटी मोटी कहानी, लघु कथा जिसको कहते हैं, और नाटक भी लिखे हैं। His works often deal with a specific social grievance such as the double standard of the justice as applied to the upper and the lower classes। अब इनका जितना भी कहानी वगैरह जो लिखते थे उसमें से मुख्य रूप से वो सामाजिक मुद्दों को उठाते थे और डबल तरीके से उठाते थे। वो खास करके समाज में जो अपर और लोअर क्लास है उसके ऊपर ये कहानी को लिखते थे। एक बार इसको हिंदी में हम लोग देख लेते हैं, पूरा इसकी हिंदी क्या होगी। तो देखो,
अभी बताएं कि ये कहाँ से शिक्षित हैं, तो हैरो विश्वविद्यालय से पढ़े। जॉन गर्ल्सवर्दी का जन्म 1877 में हुआ, मृत्यु 1933 में हुआ, और इन्होंने अपने मनोरंजन के लिए 28 वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया था। ठीक, उन्होंने द आइलैंड फरिसीज जो 1904 में लिखे, उसको अपना पहला महत्वपूर्ण कार्य माना है। ठीक, उपन्यासकार के रूप में उन गर्ल्सवर्दी का जो सबसे बढ़िया किताब इनको लगता है जो है वो है द फोरासाइट सागा, जिसको ये अपना सबसे बढ़िया मानते हैं, इसी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने काफी संख्या में उपन्यास, लघु कथाएं और नाटक को लिखे हैं। उनकी रचनाएं अक्सर उच्च और निम्न वर्गों पर लागू न्याय के दोहरे मापदंड जैसी विशिष्ट सामाजिक शिकायतों से निपटती है। यानी इनका जो कहानी होता है वो समाज में होता है ना कि एक अपर कास्ट है, एक लोअर कास्ट है, अब उन दोनों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो तो बताओ कि फैसला किसके पक्ष में जाएगा, ज्यादातर अपर कास्ट वाला में जाता है। तो उसी के ऊपर ये लिखते थे, ये जो समाज के जो मुद्दा है न्याय से संबंधित, अपर लोअर करके उसी से संबंधित ये लिखते थे। ठीक, अब है थिंक बिफोर रीड, और ये लाइन जरूरी है इसलिए हम डाल दिए हैं क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, तो इसलिए ये जानना आपको बहुत जरूरी है। 2-3 यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना है इतने में। सबसे पहले देखो, हम लोगों को क्या करना है, पढ़ने से पहले सोचना है। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट, क्या एक जूते बनाने वाले को हम कलाकार कह सकते हैं? जूता जो बनाता है आजकल तो मशीन से बनता है, पहले सीता था लोग। ठीक, जूता सी के बनाया जाता था और चमड़े का बनता था ज्यादातर, तो क्या उसको हम एक कलाकार कह सकते हैं? ये एक सवाल है, अब वो अपना समझते रहिए। आंसर मिला है यस, हम उसको कलाकार कहेंगे क्योंकि हर व्यक्ति का यहाँ पे जूता बनाने का अपना तरीका होता है। पढ़ाना भी एक कला है, ये भी कलाकारी है। किसी को पढ़ाने में जब पढ़ाता है तो बच्चों को खूब आनंद आता है, किसी क्लास इरिटेटिंग लगता है। सब्जेक्ट सेम, कॉन्सेप्ट सेम है, वही चीज वही टॉपिक है, कोई पढ़ा रहा है तो लोग उसको मजे से पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है तो उसमें उब जा रहा है। कला कहीं तो बात है। ठीक, एक नाई अगर बाल भी काटता है तो भी क्या है, एक कला है। कोई बालों के साथ ऐसा खेल के बनाता है कि हर किसी को पसंद आ रहा है, किसी का इन्ने से मार दलवा, इन्ने से मार दलवा, कहाँ कट मार रहा है पता न चल रहा है। ठीक, तो हर चीज में कला होता है, तो जूता बनाना भी एक कला है। कब? इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। एक जूता बनाने वाले को हम आर्टिस्ट कहेंगे, कलाकार कहेंगे तब जब वो अपने काम को लेकर के उसमें हुनर हो। ठीक, तभी तो उसका कलाकारी कहलाएगा। अब हम जूता बनाने के दे दिया और पटांग जैसा सी दिया तो तुमको कलाकार थोड़े कहेंगे। कलाकार मतलब ऐसा जूता बनाओ कि देखने वाले लोग देखते रह जाए, उनको पसंद आए और खरीदे, बार बार आपके पास है। तो अगर वो हुनर आप में है और आप गर्व से कहते हैं कि हम जूता बनाते हैं, अपने उस काम को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे बाकी के कला, कोई हीरो है तो गर्व से कहता है कि हम एक्टिंग करते हैं, हम कलाकार हैं। कोई गायक कहता है, गर्व से करा है कि हम कलाकार हैं, हम गाना गाते हैं। तो उसी गर्व के साथ अगर आप भी कह रहे हैं कि हम जूता बनाने वाला कलाकार हैं और आप में वो हुनर सही में है तो आप एक कलाकार हैं। हम कह दें कि हम गायक कलाकार हैं, गाना गावे भी न करता है तो क्या हमको कोई कलाकार कहेगा? हमको कलाकार तब न कहेगा जब हम अपने गाने से पूरे महफिल को एकदम अपनी ओर आकर्षित कर लें, जितने भी ऑडियंस है उसको अपनी ओर खींच लें। अगर सैड सॉन्ग गा रहे हैं तो उनको रोने पर मजबूर कर दे, और अगर रोमांटिक सॉन्ग गा रहे हैं तो उनको अपना बीता हुआ लव स्टोरी याद करवा दे, या उस तरह के जब भक्ति वगैरह जो भी गाना बने तो गाने के सिचुएशन के अनुसार अगर हम उनको बदल दे रहे हैं, उनको नाचने पर, रोने पर, शांत होने पर, सब पे हम अपने गायकी से अगर मजबूर कर दे रहे हैं तब हम एक कलाकार हैं, तब हम गायक हैं। हम गेली लोग टमाटर फेंक के हम मारे लगल, माथा दर्द करी थे, हमको कोई गायक कहेगा, कोई कलाकार कहेगा? ठीक, तो शू मेकर भी कलाकार होगा कब? जब वो अपने हुनर से गर्व के साथ उस काम को करे, जैसे कि बाकी कलाकार अपने काम को करते हैं, और उस काम को अगर रिस्पेक्ट देवे तब। मिस्टर गेसलर आज जर्मन शू मेकर, पहला तुमको आता है यहीं से कि मिस्टर गेसलर वाज एन, और वहां 4 गो ऑप्शन देगा, उनमें एगो रहेगा आर्टिस्ट। तो एक क्वेश्चन तुमको यहां से बनता है। दूसरा पूछा जाएगा कि मिस्टर गेसलर जो है वो कहाँ के रहने वाले थे। तो देखिए, मिस्टर गेसलर और जर्मन शू मेकर,
ठीक, जर्मनी के शूमेकर थे, रहते कहाँ थे, लंदन में। अब ये बाकी ये बात पूरे कहानी में नहीं मिलेगा कि ये कहाँ के थे, ये तुमको यहीं पे मिलेगा, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन चुका है इसलिए हम ये बता दिए। ठीक, तो मिस्टर गैसलर कहाँ के हैं, जर्मन के एक जूता बनाने वाले व्यक्ति हैं जो कहाँ सेटल्ड है, कहाँ रहते हैं, लंदन में। इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट, और यह एक परफेक्ट आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, जूता बनाने में इनको कलाकारी के महारत हासिल है, एक कलाकार है। रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। अब हम लोगों को यहाँ पे ये कहानी पढ़ना है और जानना है कि कैसे उन्होंने अपने इस कला को अपना जिंदगी बना लिया है, पूरी जिंदगी इस कला में समर्पित कर दिया, यानी पूरा जिंदगी वो जूता बनाने में ही लगा दिए। तो वो हम इस कहानी से जानेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव समझ गए, 3 ऑब्जेक्टिव याद रखो। मिस्टर गैसलर का है, शूमेकर हैं, आर्टिस्ट हैं। ठीक, दूसरा वो कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मन के, लेकिन रहते कहाँ हैं, लंदन। ठीक, ये तुमको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। आगे देखिए, कहानी शुरू होती है। अब कहा जा रहा है आई न्यू फ्रॉम द डेज, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आया था तुनी के क्वार्टरली एग्जाम में। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, कह रहे हैं लेखक कि मैं उनको अपने युवावस्था के दिनों से जानता हूँ। ठीक, जब वो जवान थे, लेखक जवान थे, नौजवाने थे, 15-16 की उम्र के रहे हों, तब से वो मिस्टर गैसलर को, जो जूता बनाने वाला व्यक्ति है उसका नाम है मिस्टर गैसलर। ठीक, तो उसको वो अपने युवावस्था से जानते थे। और यही सवाल तुमको यहाँ पे आया हुआ था, हम बताए थे कि जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो पहला लाइन में ही इसका जवाब है यही कहानी शुरू हो रहा है। कैसे जानते थे, बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि लेखक के पिता के लिए मिस्टर गैसलर क्या करते थे, जूता बनाते थे। ठीक, बूट्स बनाते थे, इसलिए मिस्टर गैसलर को बचपन से लेखक जानते थे, क्योंकि बचपन में जाते होंगे अपने पिता के साथ, पिता जाते होंगे जूता बनाने तो साथ ही ये भी जाते होंगे, तो उसी समय से उनको वो जान रहे थे। ठीक, कौन जान रहा था, कवि यहाँ है, लेखक का नाम है जॉन गल्सवर्दी। कम से कम लेखक बोलो, किसको जान रहा है, मिस्टर गैसलर को, जूता बनाने वाला को। क्यों जान रहा है, क्योंकि लेखक के पिता उससे जूता बनवाते थे। Inhabiting with his elder brother 2 little shops let into one in a small by street now no more, but then most fashionably placed in the west end। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो इनका ये दुकान है वो ये 2 भाई मिल करके चलाते थे, छोटी सी दुकान है, और मिस्टर गैसलर 2 भाई हैं, और वो दोनों भाई मिल करके ये दुकान चलाते थे। दुकान जो है एक छोटी सी गली में है। ठीक, और उस टाइम का, आज तो नहीं उतना, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब वो उस गली का सबसे फैशनेबली दुकान हुआ करता था। हर चीज़ का एक टाइम आता है, फेमस होता है, फिर वो धीरे धीरे उसका मतलब वो एक बार उत्थान और फिर पतन। तो एक टाइम ऐसा था कि इस दुकान का उस पूरे गली में, इलाके में वर्चस्व था, हर ग्राहक वहीं पे जाता था। लेकिन आज उतना नहीं रहा है, लेकिन एक टाइम पर ये हुआ करता था। तो कहाँ ये समझ गए, आगे बढ़े, आगे देखिए। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon its face other than his own name of Gessler Brothers। अब देखो, उनके दुकान पर तुम जाओगे तो उनकी दुकान की अपना एक अलग पहचान थी। पहचान क्या था, उनके दुकान के सामने कुछ नहीं मिलेगा, कोई साज सजावट बड़का दिखावा कुछ नहीं, बस दुकान के आगे एक छोटा सा प्लेट लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है गेसलर ब्रदर्स, ये उनका दुकान का नाम है। और साथ ही साथ वहां पे क्या है, एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और वहां पे खिड़की के पास कुछ जूते रखे हुए रहते थे दिखाने के लिए, बस इतना ही था, और कोई वहां पे शो ऑफ वाला चीज नहीं था। उनके दुकान पे क्या था, बस एक प्लेट जिसपे लिखा हुआ है गैसलर ब्रदर्स, और एक विंडोज के सामने कुछ जूतों के जोड़ी, इतना ही चीज था। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड एंड इट सीम्ड सो इनकॉन्सीवेबल दैट ओनली व्हाट ही मेड कुड एवर हैव फेल्ड टू फिट। अब देखो,
ऐसा क्यों था? क्योंकि ये वही जूता बनाते थे जो ऑर्डर पाता था, ऐसे नहीं बनाते थे। आप ऑर्डर दीजिएगा तो आपका जूता बनेगा, नहीं तो बना के पहले से ये नहीं रखते थे। तो सिर्फ जूते कैसे बनाते थे? जो ऑर्डर होगा उसका, ठीक। और ये बहुत ही आश्चर्य वाला एक बात थी कि वे वही जूता बनाते थे जो ऑर्डर किया जाता था, और वो जूता आज तक किसी को अनफिट नहीं हुआ है। एक बार तो पैर देख लिए, कह दिए कि आप कल परसों दे दिए डेट, किस दिन आइएगा, और आपका वो जूता बना देंगे। आपका जूता अनफिट नहीं होगा, एकदम परफेक्ट बैठेगा। यही था उनका कलाकारी। बिना नाप लिए आपका पैर देख के वो जूता बना देंगे कि कितना बड़ा तो जूता बनाना है, ठीक। तो कभी भी वो फेल्ड नहीं हुए थे कि किसी कोई कंप्लेन नहीं था कि ये जूता बनाए और फिट नहीं हुआ हो, ठीक। इट वाज प्रमोटेड टू हिम एट द एज ऑफ 14। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, चलिए गया 14 वर्ष की उम्र में उनके पास पहली बार गया था। लेखक कब गया था? जब वो 14 वर्ष के थे तब वो पहली बार उस दुकान पे गए थे। अब यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक। तो कितना उम्र हो रहा था? 14 वर्ष। हम बोले कि 14-15 साल की उम्र में अपने पिता के साथ गए होंगे, युवावस्था से उनको जान रहे थे, ठीक। तो इतने उम्र में गए थे, ठीक। टू मेक बूट सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। अब ये कह रहे हैं कि 14 साल की उम्र में हम उनके पास गया था, और जब वो जूता बना रहे थे हम देखे थे, तब वो जितना हमको रहस्यमय और जितना आश्चर्य करने वाला बात लगती थी, उतना ही आश्चर्य और रहस्यमय बात वो आज ही मुझे लगती है, क्योंकि उनका कलाकारी उस तरह के था। वैसा जूता और कहीं तुमको मिल ही नहीं सकता है, वही बनाते ही थे, ठीक। और एक तो बता ही दिए, बिना नाप लिए तुम्हारा जूता बनाएंगे पैर देख के। तो ये चीज उनको हमेशा मिस्टीरियस और वंडरफुल यानी आश्चर्य वाली बात, अद्भुत बात उनको लगती थी। रहस्यमय भी लगता था और अद्भुत भी लगता था, ठीक। पहले भी और अब भी। आई रिमेम्बर्ड वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन मैंने झिझकते हुए कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि बचपन से जान रहे थे और बहुत शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे, खाली काम पे ध्यान रखते थे, तो बोलने में भी लोग झिझकते थे। तो लेखक भी झिझक रहा था बोलने में, लेकिन बोलता है, क्या बोलता है? व्हाइल स्ट्रेचिंग आउट हिम माय यूथफुल फुट इजंट इट फुल्ली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर। यहाँ पे वो कहते हैं कि जब मैं अपने युवावस्था में उनको पैर अपना दिखा रहा था जूता के लिए, तो उस टाइम पे कहना वो शुरू किया था, क्या यह करना बहुत मुश्किल नहीं होता है? पूछा था लेखक, किससे? दुकानदार से, गैसलर से, कि आप जो ये काम करते हैं ये करना मुश्किल नहीं होता है। और ये पूछना वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन झिझकाते हुए पूछ लिए थे, मन में सवाल था। कभी कभी लगता है ना कि यह काम ये करते रहता है, कितना इसको बचत होगा, क्या करता रहता है, कुछ सवाल आ जाते हैं मन में देख के। वैसे ही इनके मन में एक सवाल आ गया और ये सवाल पूछ लिए थे, पैर दिखाते हुए, अपना नाप देने के लिए पैर दिखाते हुए वो पूछ लिए थे कि क्या यह करना मुश्किल नहीं होता है मिस्टर गैसलर। तब वो आंसर दिए थे, जवाब दिए थे, गिवन बी द सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड इट इज एन आर्ट। देखो यहाँ पे किताब में को बहुत बड़ा मिस्टेक है, शुरू में हम ध्यान दिए नहीं, ठीक ना। हुआ यह है कि जहां जहां टी लिखना था वहां पे डी लिखा गया है। यहाँ पे यह है इट इज एन आर्ट। जब बोला था लेखक मिस्टर गैसलर से कि क्या ये मुश्किल काम नहीं है, तो उस दुकानदार ने, मिस्टर गैसलर ने जवाब दिया था, कैसे? मुस्कुराते हुए। उनका दाढ़ी लाल था, पूछ भी सकता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। बियर्ड मतलब दाढ़ी, रेडनेस मतलब लाल। तो लाल दाढ़ी के पीछे से एक छोटी सी मुस्कान के साथ वो बोले थे, इट इज एन आर्ट, यह एक कला है। और कलाकारी करने में किसी को न तो मुश्किल होता है न वो उबाऊ लगता है, उसमें आनंद आता है। जब काम को तुम अपने दिल से, पूरे लगन से, प्रेम से, प्यार से करोगे तो काम परफेक्ट होता है और मजा आता है। ये मेरे गुरुजी ने मुझे 9th क्लास में सिखाया था, मुझे नहीं, पूरे क्लास के बच्चों को, जिसको जितना लेना था अपन लिया। बोले थे कि कभी भी कोई काम करो तो प्रेम से करो, नहीं तो मत करो।
जब प्रेम से किसी काम को करोगे तो तुम एकदम परफेक्ट करोगे, क्योंकि उससे तुम जुड़ जाओगे। तो आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो प्रेम से कीजिए, इससे प्रेम कर लीजिए। यही आप लोग को फगुनिया और दशरथ मांझी है, ठीक, इसी से ही सब कीजिए, फिर देखिए कैसे परफेक्ट होगा। डूबा रहिएगा एकरे में, एकरे से हाय हेलो बतियाल करो, ठीक ना। ये आज थोड़ा तो याद कर देबू, हम एकदम बाजी लगा ले, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, बात करो इससे। और ये बात करती है, कोई बड़ा लेखक, कोई ज्ञानी व्यक्ति ही बोले हैं ये बात, कि जब किताबें बात करना शुरू करती है ना तो आपकी जिंदगी संवार देती है। पहले आप उससे बात तो कीजिए। अब वो किताब जो है प्रेमिका के जैसा है, प्रेमिका के जैसी है, वो जल्द नहीं मानेगी, और एक बार मान गई या फिर आपके जिंदगी को स्वर्ग बना के रख देगी। तो प्रेम कीजिए इससे, ईसा, ठीक ना। करो जाके, आज एक से विवाह कर ली है विकास। तो क्या जवाब दिए थे, यह एक कला है। आदित्य एकदम सीरियस होके सुना है, करहूं मत लिए फिर बाणे रह जाए। वन साइडेड लव करिए, वन साइडेड में सबसे ज्यादा मजा है, ठीक ना। आवे के गम ना जाए के गम, प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे हम, वन साइडेड लव है ना। It was not possible to go to him very often, his boots lasted traveling। देखो ऐसा होता था, करें लेखक, कि उनके पास हमेशा जाना असंभव काम था, संभव नहीं था कि हम हमेशा उनके पास जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो बता रहे हैविंग समथिंग बियॉन्ड, कुछ ही है बियॉन्ड the temporary sum as it were essence of boot stitched into them। देखो वो कह रहे हैं कि उनके पास हमेशा जाना, अक्सर जाना संभव नहीं था। क्यों नहीं जाना था? क्योंकि वो जो जूता बनाते थे ना, वो लंबा समय तक चलता था। तो जब तक आपका जूता फटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तब तक आप क्यों जाइएगा उनके पास। तो लंबे समय तक उनके पास जाना संभव नहीं था, यानी एक टाइम लग जाता था जाने में। बहुत दिनों तक जूता चल रहा है, तो जब तक खराब नहीं होगा हम दूसरा बनवाने जाएंगे नहीं। तो बहुत समय बाद जाना होता था। उनमें से कुछ तो ऐसा होता था जूता जो एकदम अस्थायी ही नहीं था, ऐसा लगता था मानो उस जूता में कोई आत्मा को सील दी गई हो, खराब ही नहीं होता था। यही उनकी कलाकारी था, ठीक नहीं जी। का एगो हम लेके परेशान हुई 3 साल हो गए, छोटा फटे के नामे नहीं लिखे, और तो इतना ओकरा पहाड़ पर रौंद ली, तनी ओकरा रौंद ली है, रगड़ रगड़ चल ली कि अब तो फट जा देवता। वो कहते कि ना ब्लेड से काहे फाड़, कभी वही पेन के गर्व महसूस करते थे, आज पुराना हो गया तो उसको ब्लेड से फाड़ दें मैया। आज भी उसी शौक से पहनेंगे, लेकिन चाह रहे हैं कि देवता अब तो रिटायर होगा, नैकी बेचारी बैठा रहा है। तो ये चीज है। हाँ आगे देखो, Want went in, not as into most shops, in the mood of please serve me and let me go। कहा जाता है कि उस दुकान में कोई ऐसे नहीं जाता था जैसे आम दुकान में जाता था। बाकी के दुकान में जैसे ग्राहक जाता था ना, वैसे आप यहाँ नहीं जा सकते हैं। यहाँ जाके आप नहीं कहते हैं कि हमको सेवा दीजिए और हमको जाने दीजिए, मतलब कि हमको जूता दीजिए हम जा रहे हैं। पता है ना, दुकान में गए, जूता देखे, दाम कम किए, लिए, चल दिए। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था, इनका एक अपना सिस्टम था। क्या था? बट रेस्ट fully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited for there was never anybody there। देखो इनके दुकान पे जाना मानो ऐसा था जैसे कि हम चर्च में जा रहे हों। चर्च में कैसे जाते हैं कभी देखियो फिल्म में, ऐसे तो गई नहीं होगी। फिल्म में देखियो चर्च में जब जाता है तो एकदम शांति रहता है, सब कोई बेंच लगा रहता है, सामने यीशु मसीह का वही कुछ बोलते हैं उसको जो बनावा रहता है टी जैसा, नमो नहीं याद आ रहा है, कुछ बोला जाता है अरे उनका ना गॉड बोला जाता है, जिससे उनको टांगा गया है उसको सूली भी बोला जाता है, लेकिन वो वर्ड जो हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो याद नहीं आ रहा है ध्यान में। तो उस पर उनको वैसे ही कील मार के ऐसे बनाए हो रहता है, और सब लोग अपना वहाँ ऐसे ही बेंच कुर्सी लगा रहता है, और उस पर बैठ के अपना जो भी समस्या है वो उनके सामने रखते हैं, उनसे बताते हैं, उसका समाधान ढूंढते हैं।
प्रार्थना करते हैं तो एकदम शांति माहौल रहता है। इनका दुकान भी वैसे ही था। इनके दुकान पे आप जाइएगा तो एकदम शांति के साथ जाइए, ऐसे जैसे मानो कोई गिरजाघर यानी कि चर्च में गया हो। ठीक, इनके दुकान पर एकमात्र लकड़ी की कुर्सी है जिसपे बैठ के आपको प्रतीक्षा करना पड़ता है, इंतजार कीजिए, क्योंकि वहां कभी कोई और ग्राहक नहीं होता था। हमेशा एगो दुगो ही ग्राहक जिसको ऑर्डर पर बनवाना है वही जाता था। तो आप इंतजार कीजिए, आएंगे, आपका ऑर्डर लेंगे तबे बनेगा। शांति से बैठ रहिए, एकदम शांत लगता था जैसे चर्च में। आगे देखिए, soon over the top edge of that sort of well rather dark and smelling soothingly of leather which found the shop, there would be seen his face or that of his elder brother peering down। अब देखो, जब तुम दुकान पे जाओगे तो थोड़ी ही देर में वहां पे एकदम उनका जो दुकान था तो एक ऊपर सीढ़ी जैसा बनाया हुआ था जहाँ पे वो काम करते थे, जूते को बनाते थे, नीचे ऑर्डर लेते थे। तो वहां पे उसी को बताया गया है कि गहराई नुमा हिस्से के ऊपर से यानी दुकान के ऊपर से जो पूरा दुकान के रूप लेता था वहां से तुमको एक सुगंध आएगा। चमड़ा का जूता बन रहा है तो उसकी महक आपके पास आएगी, और साथ ही साथ वहां पे अंधेरा रहता था। ऊपर वो बनाते थे, अंधेरा रहता था। ठीक, और उसके बाद आप दुकान पे जाइएगा तो वहां से आपको ऑर्डर लेने आते थे। ठीक, वही चीज यहाँ पे तुमको दिया गया है। दो भाई थे मिस्टर गैसलर, एक बड़े और एक छोटे। ठीक, दोनों का नाम अभी तक तो नया है। देखिए, a gradual sound at the tip tap of his slippers beating them narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots, or like an owl surprised in delight and annoyed at this interruptions। मतलब समझ में आया? अरे बैल बुद्धि आदमी, तो तू ऊपरे काला तक चले, तू नीचे पड़ते हल जा। ऐसो लड़की जात के दिमाग हमनी से 100 ग्राम ये बात ये एक्सेप्ट कर रही है, बहुत आगे जाएगी तू जिंदगी में। नीचे से देखो, तो अभी बताया कि उनका दुकान ऊपर पे रहते थे, बनाते थे। नीचे आप गए तो सीढ़ी लगी हुई थी, और जब वो सीढ़ी से उतरते थे तो उनकी चप्पलों की टिप टैप आवाज एकदम साफ साफ तुमको सुनाई देगा कि वो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। ठीक, और फिर वो उतर के आपके सामने खड़ा हो जाएंगे। ठीक, जब आते थे तो बिना कोट के, क्योंकि जब बनाते थे तो कोट वगैरह अपना खोल के जैसे बनाते हो तो बिना कोट के आते थे। ठीक, थोड़ा झुके हुए, चमड़े का एप्रन पहने हुए, सामने ऐसे लगा के देखिए पहने हुए। अच्छा, कभी खाना ऐसे बना लो कि ना पहने हुए देखिए। आदिल के देखिए, आदिल पहन ले रहता है आगे, तो उसी का तो बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि खून वगैरह ये सब ना पड़े तो उसी कचरा ना लगे, उसी पे रह जाए, इसलिए खाना बनाने वाला भी वैसा पहनता है कि मसाला वगैरह ये सब जो है कपड़ा पे ना लगे, इसी पे रह जाए। ठीक, तो वैसा पहने हुए आते थे, बाहें ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती थी, आंखें झपकाते हुए आते थे जैसे मानो कि वो अभी किसी जूते के स्वप्न से जागे हो। यानी जूता बनाने से पहले वो सोचते थे, दिमाग में डिजाइन करते थे कि जूता कैसे बनाना है। तो जब आते थे तो ऐसा लगता था जैसे जूते के सपनों में खोए हुए थे और वहां से जग के आ रहे हैं। और यहाँ पे और लगता था कि चाहे तो वो वैसे हो या दिन के उजाले में कैसे उल्लू चौंका हुआ रहता है, क्योंकि दिन में उल्लू को दिखाई देता नहीं है, तो दिन के उजाले में चौंके हुए उल्लू के जैसा मुंह बना के वो आते थे। इतना वो अपने काम में एकदम संलग्न थे, एकदम डूबे रहते थे अपने काम में। ठीक, और जो इस विघ्न से कुछ नाराज हो, जब आते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो नाराज हो, वो जूतों के सपने में खोए थे, अभी उनका जूता का डिजाइन तैयार ही होने वाला था कि कोई उनको जगा दिया, बुला दिया। इस तरह से इनकी चेहरा को जब देखो तो वैसा महसूस लेखक को होता था। यहाँ तक क्लियर? कहानी समझ में आ रहा है लाइन बाय लाइन? हाँ, आगे देखिए। तो वहीं लग रहा है कि दूसरे पार्ट में बनता हो, ये एक पार्ट में न खत्म होता। आगे देखिए, एंड आई वुड से हाउ डू यू डू,
मिस्टर गेसलर कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। यहाँ पे जब वो आते तो लेखक उनसे कहता आप कैसे हैं मिस्टर गेसलर, पूछता था लेखक कि आप कैसे हैं, कि आप मेरे लिए एक जोड़ी रूसी चमड़े के जूते बना सकते हैं। हाँ, रशियन स्टाइल में रूस के जो जूता होता है, रूस वाला ज्यादातर जूता जो होता है बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि हाँ वहाँ पे ठंडा रहता है, तो ठंड होने के कारण वहाँ पे लोग बड़ा बड़ा पहनते हैं। तो कि अब सब देश के अपन अपन जूता के डिजाइन होता है, ठीक, कपड़ा का डिजाइन होता है, तो रूस वाले डिजाइन में इनको एक जूता चाहिए था। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटेयरिंग वेंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। अब जब ये बात बोलते थे तो मिस्टर गेसलर बिना कोई शब्द कहे वो उनको वहीं छोड़ के या तो वापस लौट जाते थे वहां जहां से वो काम करके आए थे ऊपर से, या वो दुकान के दूसरे तरफ चले जाते थे। ठीक, उसके बाद एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और लेखक कहे कि मैं चुपचाप वहां वही लकड़ी के कुर्सी पे बैठ के उनके व्यापार का, उनका जो जूता बनाने का तरीका था उसका, उससे जो महक आता था उस सुगंध का मजा लेते थे। ठीक, इतना काम वो करते रहते थे। फिर क्या होता है, सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज थिन वेंड हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। और जल्द ही कुछ देर बाद वे वापस लौटे थे, और जब आते थे तो उनके हाथ में कैसन गोल्ड ब्राउन यानी कि सुनहरे भूरे रंग के लेदर अपने हाथ में लेकर के, चमड़ा लेकर के वो आते थे ताकि उससे उनका जूता बनाया जाए। कहानी में यह है कि जब आप ऑर्डर दीजिएगा तो आपसे बोलेंगे नहीं, चुपचाप वो ऑर्डर लेने के लिए चले जाएंगे। आप बोले हमको रशियन जूता चाहिए, तो अगर दुकान के उस साइड पे रखा हुआ है तो वहां से लाएंगे, नहीं तो ऊपर रखा हुआ है तो ऊपर से लाएंगे दिखाने के लिए। ठीक, विद आई फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। और वो जब आते थे लेकर के तो उनका पूरा ध्यान अटका रहता था वही चमड़े के टुकड़े पर, और बोलते थे व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, ये कितना सुंदर है, ये टुकड़ा जो है वो कितना सुंदर है, उसकी बड़ाई करते थे। When I too had admired it, he would speak again। और जब लेखक भी बोलते थे कि हाँ बहुत बढ़िया है, ये बोलते थे, उसके बाद यहाँ पे मिस्टर गेसलर दोबारा बोलते थे क्या, When do you want them, कि आपको ये जूता कब चाहिए। कौन पूछ रहा है, मिस्टर गेसलर, किससे, लेखक से, कि आपको ये जूता कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, तो लेखक जवाब देते थे, ओह एज सुन एज यू कॉन्वेंटली कैन, कि जितना जल्दी आप दे सके, जब आपको इच्छा हो आप दे सकते हैं, जब कह दीजिए। एंड ही वुड से, तब दुकानदार कहता था, मिस्टर गेसलर कहता था, टुमारो फोर्टनाइट, कि कल रात तक आपको मिल जाएगा, आके ले जाइएगा। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर उनका भाई उनके साथ होता था, उनका बड़ा भाई उनके साथ रहता था, तब वो कहते थे कि हम अपना भाई से पूछ के बताएंगे। मतलब समझे कहानी में, पीस लेके आया चमड़ा वाला, दिखाया, पूछा, बड़ाई किया, कैसा है, बड़ा बढ़िया है। ये भी लेखक भी कहे कि हाँ बढ़िया है। तब पूछे आपको कब चाहिए, तो लेखक कहा कि जब आप दे दीजिए। तो अगर उसका भाई है, मिस्टर गेसलर का बड़ा भाई है, तब वो कहता था कि ठीक है हम भैया से पूछ के बताते हैं आपको कब ये जूता मिलेगा। ठीक, और जब बोलते थे उसका बड़ा भाई तब बता देते थे। अगर बड़ा भाई नहीं है तो कहते थे अपना टाइम दे देते थे। तो यहाँ पे किसका वर्णन है, कल रात तक के, कि कल रात तक दे देंगे। और जब भाई रहता था तो कल रात को भी देना है तो वो अपने भाई से पूछ के ही देगा कि कल रात के आपको मिलेगा। ठीक, तो इतना चीज यहाँ पे हुआ। आगे देखिए, कहानी बढ़िया लगी था वो आए वो इतना ना है। आने वाले 5 साल बाद जब ये कहानी को दोबारा पढ़ेगी तो सब दिमाग में आएगा कैसे से पढ़े थे, तब मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक है। तो इतना लाइन बाय लाइन नहीं लिखना, हिंदी करना, हिंदी में समझाना, कोई फायदा नहीं। अंग्रेजियों में 1 घंटे आधा घंटा में रगड़ के काम खत्म कर देते। ऑब्जेक्टिव करो, काम खत्म। सब्जेक्टिव तो हो ही नहीं रहा है। देखिए इधर, देन आई वुड मर्मर, अरे जगदुआ,
जो अपन जगह पर जो जो हाँ देखो, देन आई वुड मरमर, तब वो फुसफुसाते थे धीमे से, कुछ कहते थे। कौन? लेखक। थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर, क्या बोलते थे? थैंक यू, धन्यवाद। यहां तक के सीन खत्म, ऑर्डर देके वो चले गए, थैंक यू बोल गए। अब अगला दिन लेने जाएंगे तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई। तो जब ये बोलेंगे मिस्टर गैसलर को गुड मॉर्निंग, तब मिस्टर गैसलर भी क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और उस टाइम पे भी वो क्या करते थे? अपने हाथ में लिए चमड़े को निहारते रहते थे और बात भी तुमसे कर लेंगे, गुड मॉर्निंग भी तुमसे बोल लेंगे। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स रीस्टोरिंग हिम अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और जब वो वहां पे जाते थे दरवाजे के पास, तो फिर से उनको वही ऊपर से नीचे आने वाला जो चप्पल के टिप टैप है वो सुनाई देता था। फिर से वही दिखने में लगता था जैसे जूतों के सपनों में से अभी ये निकले हों। ठीक, तो ये चीज उनको फिर से याद आता था। ठीक, आगे देखिए, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन हिम विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम। अब देखिए, कह रहे हैं कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता। कौन कह रहे हैं? लेखक। कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मुझे उनसे यह कहने का अवसर मिला था, एक मौका मिला था। क्या? मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड, यू नो, कि मिस्टर गैसलर आप जो पिछला वाला जूता दिए थे वो बहुत जल्दी टूट गया था। क्या आपको ये पता है? ये कौन बोला था? लेखक। किससे? मिस्टर गैसलर से। और पहली बार हो रहा था कि कोई जूता के कंप्लेन कर रहा हो, और ये चीज मिस्टर गैसलर को पसंद नहीं था, क्योंकि वो जूता परफेक्ट बनाते थे तो टूट कैसे जाएगा। ठीक, तो इनको मौका मिल गया था। He looked at me for a time without replying। जब ये बात बोलता है तो मिस्टर गैसलर जो है, जो दुकानदार हैं, वो कुछ क्षण तक बिना कुछ बोले देखते रहते हैं। किसको? लेखक को। क्यों? As if expecting me to withdraw और qualify the statement। इस उम्मीद से कि लेखक जो बोला है वो गलत है। ये दुकानदार दिखाना चाहता है कि तू जो हमसे कर रहा है वो गलत है, या तो ये वर्ड तुम वापस ले लो, या इसमें तुम सुधार करके बोलो कि तो टूटा कैसे। इस उम्मीद से मिस्टर गैसलर कुछ क्षण तक लेखक को देखते रहते हैं और जवाब कुछ नहीं देते हैं। लेकिन ये भी लेखक भी अपने बात में थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं। तब यहाँ पे दुकानदार जो है मिस्टर गैसलर है वो कहते हैं, इट शुडंट हैव, यहाँ पे लग रहा है ना स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे तो पहले टी होगा, हम देखे नहीं, लिखित चल गए। यहाँ पे शुडंट हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीक न होगा। अब है तो यही देखो, यहाँ पे वो क्या कहते हैं हिंदी में समझो। वो कहते हैं मिस्टर गैसलर दुकानदार कि ठीक है, उनको टूटना तो नहीं चाहिए था, खराब होना नहीं चाहिए था। इतना के कहानी समझ में आया? मिस्टर गैसलर के दुकान पे लेखक गए, अब बोले कि आप जो पुराना वाला जूता दिए थे वो टूट गया है। मिस्टर गैसलर को ये बात पसंद नहीं है, वो इंतजार करते रहे कि अपने बात में बदलाव करके ही बोले, चाहे तो अपन कुछ गलती बतावे, चाहे वर्ड वापस लेवे या इसमें सुधार करके बोले। लेकिन जब लेखक कुछ नहीं बोलता है तो वे मिस्टर गैसलर कहते हैं कि टूटना नहीं चाहिए था, टूट कैसे गया। और आगे क्या बोलते हैं? इट डिड आई एम अफ्रेड। और यहाँ पे इनका लेखक का कहना है कि मुझे डर है कि ऐसा हुआ होगा कुछ, लेकिन टूट गया है। तब वहां पे मिस्टर गैसलर बोलते हैं कि यू गोट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्व्स, आई डोंट थिंक सो। तो मिस्टर गैसलर कहते हैं कि हमको लगता है कि आप उन्हें गीला कर दिए थे, यानी भिगा दिए थे, उनका अपना सही रूप आने से पहले ही। चमड़ा के जूते को, चप्पल को अगर आप पानी में भिगाइएगा तो टूट जाता है सर के, ठीक। और अभी नए नए बना है, भिगा दिए होंगे तो टूट गया होगा। तो ये कौन बोल रहा है? मिस्टर गैसलर, कि शायद आप ये काम किए होंगे। आई डोंट थिंक सो। तो लेखक कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम ऐसा किए हैं, हमसे ऐसा नहीं हुआ था, बस आपका टूट गया है, ऐसा हम किए
नहीं है। तब मिस्टर गैसलर जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बुट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग। तो यह सुन करके मिस्टर गैसलर अपना निगाहें झुका, अपना नज़र झुका लेते हैं और उन जूतों को याद करते हैं कि कौन सा इसको हम जूता बनाए हैं जो टूट गया है, क्योंकि उनको सब याद रहता था, आप थोड़ा सा भूल जाते थे तो ऐसा लगता था मानो वो उन जूतों की याद को तलाश रहे हैं कि कौन इसको हम जूता दिए थे, कैसे बनाए थे कि इसको टूट गया, कमी हमारा में कि इसमें है। ठीक, और उसके बाद कहते हैं कि मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी गंभीर बात का जिक्र कर दिया। किसको ये अफसोस हुआ? लेखक को। जब ये बात सोच रहे हैं तो लेखक को अफसोस हो रहा है कि हमको ये बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था। सेंड देम बैक ही सेड आई विल लुक एट देम। तब मिस्टर गैसलर कहते हैं कि ठीक है, आप उन जूतों को वापस भेज दीजिए और मैं उसको देखूंगा कि कहाँ खराबी है, कैसे टूट गया। अब भेजिएगा तब ना देखेंगे, भेज दीजिएगा। सम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर हैड फ्रॉम बर्थ इफ आई कैन डू नथिंग विद देम ऑफ योर बिल। देखो, तो मिस्टर गैसलर कहते हैं धीरे से कि कुछ जूते जो हैं वो बनते समय से ही खराब होते हैं, यानी बनते टाइम में वो खराब हो जाते हैं तो छूट जाते हैं। तो आप लेके आइएगा, देखेंगे अगर उसमें कुछ सुधार नहीं किया गया, सुधार करने लायक नहीं रहा, उसको रिपेयर करने लायक नहीं रहा, तो हम आपका पैसा नहीं लेंगे। इतना बात यहाँ पे ये कहते हैं। इसके आगे कहानी में और क्या होता है वो हम लोग अगले वीक देखेंगे। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक, 24 घंटे बाद हमारा क्लास है रे धावा। सीधे अब फ्राइडे को इसका करेंगे और सैटरडे को ऑब्जेक्टिव करेंगे। अब बृहस्पतिवार को इसका हम बचा हुआ पाठ करेंगे और फ्राइडे को हम लोग ऑब्जेक्टिव। पिछला साल वाला याद आ गया था, पिछला दिन फ्राइडे सैटरडे चलता था। तो खत्म किया जाए आपको क्लास यहीं पे।